हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे हम लोग कि सिद्ध करने वाला प्रश्न, जैसे कि रूटीन एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए आता है। ये हर बार आपके एग्जाम में आता है। इसे क्वेश्चन आप लोगों को हर बार एग्जाम में आता है, तो इसे क्वेश्चन को आप लोग को जरूर देख कर जाना चाहिए और बना कर जाना चाहिए। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इस सारे में से हम कोई एक सिद्ध करेंगे तो ऐसे ही आप लोग सब हो जाएगा, क्यों केवल वहां पर उसका भाषा वही रहेगा, केवल वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसमें से किसी एक को हम सिद्ध करके आज देखते हैं किस तरह से सिद्ध होगा। बहुत ही इजी वे में सिद्ध करेंगे, ठीक है। वैसे में कमेंट किए थे लड़के, उसके अनुसार कि सर ये हमको नहीं आ रहा है, इसको कीजिए। जैसे कि प्रिंस कुमार है, एक ससाराम के है लड़का, हमारा स्टूडेंट है, और अभिनंदन है, बहुत सारे स्टूडेंट है, बोल रहे थे सर कि कराइए। तो चलिए उसे हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए, तो पहले क्या करना होता है, देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए पहले उसको उल्टा मानेंगे। हम क्या मानेंगे? उल्टा मानेंगे, उल्टा मांगे चलेंगे। अपरिमेय में सिद्ध करना है तो क्या मानेंगे? उसे हम परमेय मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, देखिए, माना कि √3 एक परमेय संख्या है। क्या मान लिया हम? इससे माने कौन? परमेय संख्या माने हैं। तो परमेय संख्या के परिभाषा से क्या जानते हैं आप लोग? परमेय संख्या कहता है कि वो क्या होना चाहिए? P/Q के रूप में रहना चाहिए। तो इसको हम लोग इस तरह करेंगे, √3 बराबर क्या मान सकते हैं? P/Q करेंगे ना। ये परमेय संख्या के रूप में हम कर देंगे ये, क्योंकि परमेय संख्या के जो रूप होता है यही होता है P/Q। और जहां यहां पर लिखेंगे एक बात, यहां पर जहां P और Q सहअभाज्य है, ओके, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तथा Q ≠ 0, ये बात आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, सहअभाज्य संख्या क्या होता है? सहअभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? 1 हो। जैसे कि मान लो हम बोल रहे हैं कि 4 और 3, ये दोनों में किससे भाग लगेगा? दोनों में एक अंक ऐसा खोजना है कि दोनों में भाग लगे, तो कौन होगा? एक ही नहीं होगा, एक ही दोनों को भाग करेगा, तो उभयनिष्ठ यही क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। अगर हम कह दें कि 8 और 10 में 10 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो कहेंगे सर 8 में और 10 में 1 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा। तो 8 और 10 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? आपका 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर P और Q अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या है? इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है। जैसे कि 5 और क्या है? 7 है। ये दोनों में किससे भाग लगेगा? तो दोनों में 1 से भाग लगेगा, तो दोनों का कहलाएगा आपका सहअभाज्य कहलाएगा। 9 और 11 है, ये भी दोनों में किससे भाग लगेगा? केवल 1 से भाग लगेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका सहअभाज्य कहलाएगा। ऐसे ही P और Q ऐसा माना गया है, जो क्या है यहाँ P Q दोनों में किससे भाग लगेगा? केवल 1 से भाग लगेगा। इसलिए क्या हो गया? दोनों क्या हो गए? सहअभाज्य संख्या हो गए। अब देखिएगा ध्यान से, वीडियो को अंत तक देखिए, 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे सहअभाज्य संख्या मान लेंगे। अब इनको दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। और Q ≠ 0 कहाँ लिखा गया है? नीचे वाला कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर वर्ग करेंगे, इधर वर्ग करेंगे, तो क्या होगा? √3 का वर्ग, और इधर क्या होगा? P/Q का वर्ग, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा? √3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? देखिए, √3 का वर्ग मतलब क्या? √3 कितना बार? 2 बार। तो इसको ऐसा कर सकते हैं 3 × 3। तब जानते हैं कि √3 का रूट के अंदर 2 बार रहता है, तो कितना बार आएगा? बाहरी एक बार ना आएगा। चाहे इसको गुणा करेंगे कितना होगा? 9 होगा। तो √9 का मान कितना होगा? 3 होगा मान इसका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर √3 का वर्ग करेंगे, तो चाहे ये देखिए रूट से स्क्वायर कट जाता है, ये भी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका 3 बचेगा, ठीक है। अब बराबर इधर क्या होगा? आपका P का स्क्वायर और किसका स्क्वायर? Q का स्क्वायर। अब इसको गुणा करेंगे तिरछा, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो कितना है? 1 है ना। तो इधर से गुणा करेंगे क्या होगा? देखिए, तो 3Q का स्क्वायर, और इधर का बचेगा आपका P का स्क्वायर। अब यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ से क्या होने वाला? देखिए, यहाँ से अगर हम बोले Q² का मान निकालिए, तो Q² का मान निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए, यहाँ
क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ऐसा होगा, क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो पी स्क्वायर बटा कितना होगा, 3 होगा ना। और देखिए पी स्क्वायर को कौन भाग कर रहा है, 3 भाग कर रहा है। ध्यान दीजिएगा पी स्क्वायर को भाग कौन कर रहा है, 3 भाग कर देगा, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर देख रहे हैं ना भाग कर रहा है कि नहीं, तो पी को भी 3 भाग करेगा। ये थ्योरम आपका किताब में है, ध्यान दीजिएगा पहले बात को। 3 किसको भाग कर रहा है, पी स्क्वायर को, तो स्क्वायर हटेगा बना, हटेगा भी तो 3 भाग करेगा। अब कहेंगे सर कैसे हो गया, तो देखिए किस तरह। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर में किससे भाग लगता है, 3 से भाग लगता है ना। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 3 से तो भाग लगता है। तो अगर 6 पर से स्क्वायर हटा भी दिया जाए ना, 6 पर से स्क्वायर हटा भी दिया जाए तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो वो तो भाई 3 से भाग कर लगेगा ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब पी स्क्वायर को 3 भाग कर रहा है तो खाली पी को भी 3 भाग करेगा। तो फिर यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक और ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 8 स्क्वायर का यहाँ पर 4 भाग कर रहा है, 4 तो भाग करेगा 8 स्क्वायर के, 8 के स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, और 64 को 4 तो भाग करेगा ही। तो अगर स्क्वायर हटा भी देंगे ना यहाँ से तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 को कौन भाग करेगा, तो 4 तो भाग करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर गौर करना है, यहाँ पर जो लिखना है शब्द वहाँ ध्यान दीजिएगा, शब्द का लिखना है। यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आपको इतना नहीं करेंगे ना तो यहीं से आपको मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ से यहीं से आप लिख लेंगे इसको समीकरण 1। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3, अगर क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे ना, 3 किसको भाग करेगा, पी स्क्वायर को भाग करेगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 चाहे पी स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है। किससे विभाजित है बाबू, पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 3 से, मतलब पी स्क्वायर में 3 से भाग लगेगा। अतः यहाँ पर इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ गौर फरमाइएगा, देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा कि पी स्क्वायर का क्या है, पी स्क्वायर को कौन भाग कर रहा है, 3, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है सर जी। तो देखिए 3 से कहाँ है कि 3 जब गुणा में है तो क्यू स्क्वायर का मान निकलेगा, 3 इसी को भाग करेगा, 3 इसी को भाग करेगा। तो पी पर से अगर स्क्वायर हट भी जाएगा ना तो वो ससुरा के भाग करेगा 3 ही, ठीक है। ये 3 छोड़ने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर को कौन भाग कर रहा है सर जी, 3 भाग कर रहा है। अब स्क्वायर हट भी जाएगा ना तब वो कहेगा 3, तू हट भी जाओ चाहे सट भी जाओ, हम लोग तुमको भाग करेंगे ही करेंगे ना गया। तो देखो पी स्क्वायर को कौन भाग कर रहा है, 3 से विभाजित है। तो और स्क्वायर इसके हट भी गया तब इसका जान छोड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो सर जी बताइए कि पी को 3 भाग करेगा तो कुछ मर्त में कटेगा ना, 1 मर्त में कटे, चाहे 2 मर्त में कटे, चाहे 3 मर्त में कटे। तो इसको देखो, मान लो कि हम कह दें कि 8 में 4 से भाग लगेगा, ठीक है, 8 में 4 से भाग लगेगा। यहाँ पर 8 स्क्वायर में भी 4 से भाग लग रहा था, ठीक है, 8 स्क्वायर में भी 4 से भाग लग रहा था। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटा भी दिए तो वो 4 भाग कर रहा था। तो भाग करेगा तो कुछ मर्त में कटेगा कि ना कटेगा बता। तो देखो अगर इसमें भाग करेंगे 8 में 4 से भाग करेंगे तो कोई मर्त का 2 मर्त में कटेगा कि नहीं, बताओ कटेगा नहीं। और ऐसा ही कह दे हम यहाँ पर देखो कि पी स्क्वायर को भाग कर रहा है 3, तो अगर स्क्वायर हटा भी देंगे यहाँ पर से तो क्या करेंगे, ये 3 छोड़ेगा नहीं, इसका जान बख्शेगा नहीं, इसका भाग करबे करेगा। तो भाग करेगा तो कुछ मर्द में कटेगा ना सर जी। तो देखिए भाग कर रहे हैं हम, p बटा 3 कर रहे हैं, तो कितना मर्द में कटेगा मालूम नहीं है क्योंकि ऊपर नहीं मालूम है। तो मालूम नहीं तो क्या मान लिया हम, m मान लिए कि m बार में कट गया। तो यहाँ से जब हम p का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, p बराबर 3m मिलेगा। तो हम p बराबर कितना मानेंगे, 3m मानेंगे। यहाँ फिर गौर फरमाइएगा, यहाँ पर फिर शुरू समझेंगे इसे। देखिए इतना सबको समझ में आया है, यहाँ तक पी स्क्वायर कौन भाग कर रहा है, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। तो अगर स्क्वायर हट भी जाएगा तो वो जान नहीं बख्शेगा ये। तो p भी 3 से विभाजित होगा, तो जो जिससे विभाजित होगा ना उसी के बराबर करेंगे। तो क्या है यहाँ पर कर देना, देखो यहाँ पे 3 p माना, फिर मानेंगे माना p बराबर कितना 3 एक अपने से इसमें चर मार लेंगे। तो मान लीजिए m, अरे भाग किया गया तब उत्तम अर्थ में कटा गया, ठीक कटा है। ये वास्तव में किस तरह, अगर p में 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, चलो कर ही दे रहे हैं। चलो देखिए यहाँ पर p बटा 3 से भाग कर दो सर जी, तो कई बार में कट गया m बार में, तो क्या बन जाएगा p यहाँ से क्या निकलेगा, p बराबर कितना 3m ना निकल जाएगा। तो अब ये p का मान कहाँ डाल देंगे, समीकरण 1 में। तो देखेंगे कि समीकरण 1 में p का
मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 3q² है, तो 3q² भर देंगे यहाँ पर हम, 3q² बराबर p²। तो p के मान कितना है, 3m है, तो यहाँ क्या करेंगे 3m²। फिर देखिए ध्यान से 3q का स्क्वायर भर दिए ना, भर दिए 3q का स्क्वायर, अब बराबर का बराबर भर दिए। अब p² ना भरे हैं, कहा नहीं भरे हैं, तो p का तो मान निकाले हैं हम लोग 3m, तो p के जगह आप क्या कर देंगे 3m को p आ देंगे, तो कितना हो गया 3m² हो गया। अब देखिए क्या सर जी यहाँ पे क्या होगा 3q का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, m का स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब क्या होगा देखिएगा यहाँ से 3 से कई बार में कटेगा, ये 3 से 3 बार में कट गया, तो बचा क्या हम लोगों के पास, बचा यहाँ पर q का स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर। और इसको सीधा करके अगर लिख दिया जाए इस तरह 3m का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। अब हमको बताइए q² को कौन भाग करेगा, m भाग करे 3 भाग करेगा, क्योंकि जब यहाँ से m² निकाल रहे होंगे आप लोग तो q² बटा 3 हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा, क्योंकि गुणा में है, गुणा कहा जाता है बटा में जाता है, तो q² को कौन भाग कर रहा है 3 भाग कर रहा है। देखो यहाँ पर इस ससुरा यहाँ भी था और यहाँ भी 3 जान छोड़ नहीं रहा है, 3 तो भाग कर रहा है। तो देखो ध्यान से यहाँ क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर काम किए थे, ये 3 किसको भाग कर रहा था p² को, यही 3 किसको भाग कर रहा है q² को भाग कर रहा है। तब लिखेंगे यहाँ पर यहाँ q² 3 से क्या है विभाजित है, विभाजित है कि नहीं है, इसलिए क्या होगा कि q भी 3 से विभाजित होगा, q भी 3 से विभाजित होगा। देख लीजिए ध्यान से, इसको मान लेंगे कितना, समीकरण 2 मान लेंगे। यहां पर देखिएगा अब इतना करने के बाद आपका काम हो गया है, इतना ही लिखना है, इतना ही करना है। अब यहां से क्या लिखेंगे हम लोग वो समझ के देखिए, यहां पर 3 जो था हम ऊपर क्या माने थे कि p और q सहभाज्य संख्या, हम माने थे कौन चीज कि p और q में केवल किससे भाग लग सकता है, 1 से भाग लग सकता है। सहभाज्य का ये मतलब हुआ कि p और q में किससे भाग लग सकता है, 1 से भाग लग सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम सॉल्व करना चालू किए हम लोग तो ये क्या था कि 1 के बजाय इस सूरत 3 देखिए, यहाँ 3 किसको भाग कर रहा था p को, ये 3 किसको भाग कर रहा था q को, अर्थात यहाँ p और q को 1 तो भाग करेगा ही, प्लस में क्या भाग करेगा 3 ही भाग कर। देखो यहाँ पर q को 3 विभाजित करता है, p को भी 3 विभाजित करता है, इसका मतलब कि 3 जो है ना p को भी भाग कर रहा है या q को भी भाग कर रहा है। जो हम माने हैं उसका ठीक उल्टा है। देखिए हम क्या माने थे कि p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, मतलब कि इसमें एक ही गुणखंड है, एक ही से भाग लगेगा। लेकिन यहाँ पर किससे भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है। तो 3 से भाग लग रहा है, ये काहे भाग लग रहा है, हम माने ही गलती है। क्या माने हम लोग, परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या ना माना गया होता तो ये ऐसा आता नहीं, ऐसा आ गया है, इसका मतलब क्या है कि गलती माना गया है। तो देखो क्या माना गया, माना कि परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या का परिभाषा से चले हम, तो क्या हुआ कि यहाँ पर p और q सहभाज्य संख्या माने, और हम देखें कि सहभाज्य संख्या मतलब p और q में केवल 1 से भाग लगेगा। यहाँ पर p और q में किससे भाग लगेगा, केवल 1 से भाग लगेगा, इसका मतलब हुआ। लेकिन हम जब इसको बनाना चालू किए तो मालूम चला कि इस सूरत 3 है, इसको भी भाग कर रहा है, और इस सूरत 3 p को q को भी भाग कर, इसका मतलब कि p और q की सहभाज्य संख्या नहीं है। ये हमारा मान्यता गलत है, यानी p और q में उभनिष्ठ गुणनखंड सहभाज्य संख्या मतलब कि उभनिष्ठ गुणनखंड उसमें 1 नहीं है, कितना है 3 है। अतः यह क्या है, हमारे अवधारणा के ठीक विपरीत है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पे किस तरह लिखेंगे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, रुकिए। तो देखिए हम क्या लिखेंगे नीचे, हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। कैसे पता चलता है, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से देखने में मालूम चल रहा है कि p में कौन भाग करेगा 3, q में कौन भाग करेगा 3। इसका मतलब दोनों में कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। दोनों p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के उल्टा है। हमारा मान्यता क्या था कि p और q में केवल कौन गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, यानी कौन आपका सहभाज्य संख्या है। ठीक है, ये नहीं करेंगे तो जो हमारा मान्यता के विपरीत है। अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। सेम टू सेम आपके एग्जाम में यही चीज लिखना है।
एक बार और इससे अच्छी से समझते हैं। देखिए यहां पर सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग उल्टा किए, उल्टा मानेंगे। माना कि √3 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या के परिभाषा से क्या होता है कि P बटा Q, जहां P और Q क्या है, सहआभाज्य संख्या है, तथा Q नॉट इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं है। तो P और Q सहआभाज्य संख्या मतलब क्या हुआ कि P और Q में केवल 1 से भाग लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग ये माने बात को। लेकिन जब इसको हम सॉल्व किए, दोनों तरफ वर्ग किए, तो √3 का वर्ग किए या P बटा Q का वर्ग किए, √3 का वर्ग कितना होगा 3, अब P का स्क्वायर है Q का वर्ग, अब नीचे 1 है क्रॉस गुणा किए तो P स्क्वायर में 1 से गुणा, Q स्क्वायर में 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 3Q स्क्वायर, P में स्क्वायर में गुणा किए 1 से कितना हो गया P स्क्वायर। किसको कितना मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ Q स्क्वायर से मान निकालेंगे, अगर Q स्क्वायर को बाहर करेंगे 3 किसको भाग करेगा, Q स्क्वायर को बाहर निकालेगा, 3 कहाँ जाएगा, 3 जाएगा P स्क्वायर को भाग करना जाएगा, नीचे जाएगा बटा में। तो हम उस किए नहीं है, यहाँ से देख कर मालूम चल रहा है केवल हम लोगों को। तो देखिए P स्क्वायर को 3 से, P स्क्वायर 3 से क्या है विभाजित है, देखिए P स्क्वायर 3 से विभाजित है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अभी भी 3 इसको छोड़ेगा नहीं, जाने इसको अभी बताया हम। तो स्क्वायर हट भी गया तो 3 कहेगा तू हमारे पास, तुमको छोड़ेंगे नहीं जान हम। तो P स्क्वायर P भी 3 से क्या होगा विभाजित होगा, मानना किया है। तो P जब 3 से विभाजित होगा तो P में किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 3 मानेगा नहीं, P को 3 भाग करेगा तो मानेगा ये नहीं। तो भाग करेगा तो कुछ ना कुछ आएगा ना वहां पे। तो क्या मान लिया कि m आया, तो नीचे m के नीचे कितना है 1 है, तो अब गुणा किए P में 1 से तो कितना हो गया P एकम P, 3 में गुणा किए m से तो कितना हो गया 3m। अब किसका मान हो गया, ये P का मान हो गया। तो यही P के मानवा कहाँ भर देंगे, समीकरण 1 में। तो क्या लिखा गया, समीकरण 1 में P का मान रखने पर। तो समीकरण 1 आपका ये है, 3Q स्क्वायर के भर दिए हैं बराबर के बराबर, और जो P है यहाँ पर P स्क्वायर, तो P के जगह किसको P आ दिए हैं 3m को। कहाँ से कि देखिए P का मान भरना है तो P का मान कितना है 3m, तो P स्क्वायर जगह कितना भरेंगे, यानी P के जगह कितना P आएंगे 3m P आ दिए, तो 3m का होल वर्ग। अब क्या कर दिए 3Q का स्क्वायर, ठीक हो गया, ये 3Q स्क्वायर सेम भर दिए हैं, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, m का स्क्वायर m, और 3 से 3 कटवा दिए हैं तो कितना हो गया Q स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3m का स्क्वायर। अब इसको इसे उलट कर लिख दिए हैं तो कितना हो गया 3m स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका Q स्क्वायर। तो इसको कितना मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब 3 जो होगा ये 3 ससुरा दोनों में है, 3 किसी को छोड़ेगा नहीं। 3 कह रहा है कि इधर तो P को तो भाग किया ही, अब तुमको ना छोड़ेंगे हम। तो 3 देखो किसको भाग करेगा Q स्क्वायर, क्योंकि जब m स्क्वायर का मान निकालेंगे 3 गुणा में है, कहाँ जाएगा बट्टा में जाएगा, और 3 किसको भाग करेगा Q स्क्वायर को। तो यहाँ Q स्क्वायर 3 से क्या है विभाजित है, तो स्क्वायर हटा भी देंगे तब वो 3 छोड़ने वाला नहीं है ये, ठीक है। तो Q हो गया, Q भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा, ये छोड़ने वाला नहीं है, ये 7 जन्म का रिश्ता रखा हुआ है 3, ये आपका P को भी और आपका Q के दोनों को भाग करेगा। तो यहाँ समीकरण 2 मान लेंगे और यहाँ समीकरण लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से पता लगता है, समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि जो 3 है ना, वो 3 यहाँ का 3 P को और यहाँ का 3 Q को, कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 3। उभयनिष्ठ मतलब कि P और Q में 3 भाग करेगा, जो हमारी मान्यता के क्या है विपरीत है, यानी उल्टा है। अतः √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, 3 ये आपका क्या होगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग सिद्ध करेंगे। अगर √5 रहेगा तो जहां जहां 3 है वहां वहां √5 कर देना है। आप लोग व्हाट्सएप पर जुड़े हैं हमारे, तो इस √3 का हम सिद्ध कराए हैं, और √5 को आप लोग को सेम टू सिद्ध करके वहां व्हाट्सएप पर शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।